ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हमने बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। वो हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। उसमें हम करते ये हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनको हमें ऐड करना है उन्हें कॉमन टेल से बना लेते हैं और उनको एडजेसेंट साइड्स रखते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। और फिर हम जो डायगोनल उन दोनों के बीच में से पास होता है, जिसकी टेल उनकी टेल के साथ कोइंसाइड करती है, तो हेड फिर सामने आ जाता है, उसे हम कहते हैं कि वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन या इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये डायगोनल जो है ये इनका रिजल्टेंट है। थीटा एंगल है ए और बी वेक्टर के बीच का, अल्फ़ा रिजल्टेंट और ए वेक्टर का एंगल, बीटा बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसी का, पैरेललोग्राम लॉ का ही एक दूसरा फॉर्म है, कोई अलग लॉ नहीं है एज सच, उसी बात को कहने का दूसरा तरीका है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर बच्चों मैं इस डायग्राम को एक बार कॉपी कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये वाला वेक्टर देखें और ये जो सामने वाली साइड है, इसको भी अगर आप एक वेक्टर के फॉर्म में ड्रॉ कर दें, सपोज मैं इसको एक वेक्टर के फॉर्म में ड्रॉ कर दूं, अगर आप इस वेक्टर को, जो कि हमारा बी वेक्टर है, और ये जो नया वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है पिंक कलर में, इनको कंपेयर करें, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं? दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो भाई डायरेक्शन तो इन दोनों वेक्टर्स की सेम है ही, दे आर पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मैंने हेड का इशारा भी सेम तरफ कर दिया है। और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स लेंथ में भी इक्वल होते हैं, तो जो इसकी लंबाई है वो इसकी लंबाई है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं। अगर आप पैरेलल शिफ्टिंग से कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं ना कि अगर आप इस बी वेक्टर को उठा के इधर शिफ्ट करेंगे तो ये एग्जैक्टली इस पिंक वेक्टर के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं बी वेक्टर कह रहा हूँ तो इस वेक्टर को भी मैं बी वेक्टर कह सकता हूँ, क्योंकि ये वाला वेक्टर इसके कंपैरिजन में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम इस वेक्टर को भी बी वेक्टर कह सकते हैं। तो अगर हमारा ध्यान सिर्फ इस ट्रायंगल पे जाता है, सिर्फ इसको देखिए, यू जस्ट लुक एट दिस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। तो इस डायग्राम में भी तो बच्चों ए वेक्टर, बी वेक्टर और उनका रिजल्टेंट डिस्प्ले हो रहा है, बट यहाँ जो लुक है वो अब पैरेललोग्राम की नहीं है, ट्रायंगल की है। मगर ध्यान से देखिए इन दोनों डायग्राम्स में फ़र्क को। यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर का टेल कॉमन था, पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ था और जो बीच में से डायगोनल गया था वो रिजल्टेंट था। यहाँ पे ए वेक्टर आया, फिर उसके हेड पे बी वेक्टर की टेल आ गई, ये यहाँ पे फ़र्क है। ए वेक्टर आया और उसके हेड पे बी वेक्टर की टेल आ गई, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट को डिस्प्ले कर रहा है। तो आपने ए वेक्टर, बी वेक्टर और रिजल्टेंट को ट्रायंगल की तीन साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन बच्चों उसका पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है पहले उन्हें आप बनाएंगे फर्स्ट वेक्टर, फिर उसके हेड पे दूसरे की टेल रखी और फिर उसको भी ड्रॉ कर लिया बी वेक्टर। तो अगर आप ए और बी वेक्टर के अलॉन्ग ट्रैवल करें तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये ए वेक्टर ट्रैवल किया, ये बी वेक्टर ट्रैवल किया, यहाँ पहुँच गए। तो अगर हम डायरेक्ट पाथ से चलते तो ऐसे घूम के आने की बजाय सीधे ऐसे आते,
तो ये जो डायरेक्ट पाथ होगा, जो डायरेक्ट वेक्टर होगा, ये हमारे रिजल्टेंट को, यानी इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। इज़ दैट क्लियर? ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। ट्रायंगल लॉ में हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है उन्हें हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं? पहले फर्स्ट वेक्टर, फिर उसके हेड पे से दूसरे की टेल रखते हैं और उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर आप इन दोनों वेक्टर्स के अलॉन्ग ट्रैवल करें तो ए वेक्टर देन फॉलोड बाय बी वेक्टर, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनको आप अगर डायरेक्ट वेक्टर से ज्वाइन करेंगे तो वो आपके रिजल्टेंट को शो करेगा। अच्छा, अब एंगल्स को कैसे डिस्प्ले करें? ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल की तो डेफिनेशन वही है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखने के लिए उनकी टेल कॉमन होनी चाहिए। पैरेललोग्राम लॉ में तो वो होती ही है, उसके बाद ही हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। यहाँ लेकिन नहीं है। यहाँ आप देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का हेड या टेल कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसके हेड पे बी वेक्टर की टेल आ रही है, तो फिर एंगल कैसे देखेंगे? वही इस ए वेक्टर को आगे स्लाइड कर देते पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो बेसिकली ये वाला जो एंगल है, ये थीटा जो यहाँ आपको दिख रहा है, या ये जो थीटा दिख रहा है, वो थीटा यहाँ बनेगा। ठीक है, इसको मत ले लेना, दोनों एंगल वेक्टर्स के बीच का एंगल, जो उनके बीच का एंगल होगा वो ये होगा। उसके लिए रूल वही है, आप इसको पैरेलल शिफ्टिंग से आगे स्लाइड कर देते तो ये वाला एंगल आ जाता। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखो, इसको एक्सटेंड कर लो। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन कॉमन ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होनी चाहिए। कौन सा एंगल हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अल्फ़ा बीटा कहाँ दिख रहे हैं ज़रा बताना। हमने बच्चों ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनके बीच के एंगल को अल्फ़ा बताया था। यहाँ पे अल्फ़ा कौन सा हो जाएगा? यही वाला, क्योंकि टेल कॉमन है, कोई इशू नहीं है। और बीटा कौन सा एंगल था? बीटा था बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम वाले पैटर्न में टेल कॉमन थी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हेड कॉमन है। यहाँ देखो, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर इनकी हेड कॉमन है, तो भी हम इनके बीच का एंगल डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये बीटा हो गया। तो बेसिकली वो अल्फ़ा बीटा एंगल अंदर बनेंगे, लेकिन थीटा बाहर बनेगा। एंड थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये इसमें बच्चों हमारा कंसेप्ट रहेगा। तो बाकी फॉर्मूलाज वगैरह जो हैं वो वही हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रहेगा। बाकी वही फार्मूलाज रहेंगे, tan अल्फ़ा विल बी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, tan बीटा इज a sin थीटा b प्लस a cos थीटा। ठीक है, तो ये समझ गए। तो हम अगर कॉमन टेल पे रखेंगे दोनों वेक्टर्स को तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके डायगोनल से रिजल्टेंट मिल जाएगा। मगर सीक्वेंस में रखेंगे कि एक वेक्टर फिर उसके हेड पे दूसरे की टेल रखते हुए, तो जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आएगी वो हमारा रिजल्टेंट दे देगी। ये पैटर्न समझ गए आप? ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये लेंथ और ये लेंथ का सम इसके बराबर है, वो नहीं होगा। ये तो सभी को पता है कि ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ वेक्टर की बात हो रही है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल उनके रिजल्टेंट को एक्सप्रेस करेगी। कैसे करेगी? सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिए, लिख लीजिए इसको।